हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिजिक्स फॉर यू विनोद चारण की क्लासेस में स्वागत है। हम फिजिक्स का टॉपिक ऊष्मागतिकी पिछले वीडियो में कुछ पढ़ा था, उसी का पार्ट 2 लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। पिछले वीडियो में हमने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम व शून्यांकी नियम, विभिन्न प्रक्रमों में पीवी आरेख, दाब व आयतन के मध्य आरेख के बारे में पढ़ा था। आज हम इन दोनों प्रथम व शून्यांकी नियम के आधारित कार्नो चक्कर के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्नो चक्कर के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी के अंदर तो कार्नो चक्कर अपनी अहम भूमिका रखता है। इसके साथ साथ ये कंपटीशन एग्जाम में भी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्नो चक्कर क्या होता है? देखिए दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो कार्नो चक्र को हम कह सकते हैं कि किसी कार्यकारी पदार्थ को, किसी कार्यकारी पदार्थ को एक निश्चित अवस्था को हम प्रारंभिक अवस्था मान लेते हैं। मूल अवस्था यानी एक मूल अवस्था क्या मान लेते हैं? एक मूल अवस्था या प्रारंभिक अवस्था, या हम प्रारंभिक अवस्था से शुरू कर विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों के द्वारा विभिन्न अवस्थाओं से गुजारकर पुनः इस प्रारंभिक अवस्था में ले आना। इस प्रारंभिक अवस्था में ले जाने को हम क्या कहते हैं? कार्नो चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कार्नो चक्र कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी कार्यकारी पदार्थ को एक प्रारंभिक अवस्था से शुरू कर उत्क्रमणीय प्रक्रमों के द्वारा विभिन्न अवस्थाओं से गुजारकर पुनः अपनी मूल अवस्था में ले आना या प्रारंभिक अवस्था में ले जाना क्या कहलाता है? कार्नो चक्र कहलाता है। कार्नो चक्र कहलाता है। मित्रों, कार्नो चक्र 4 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में संपन्न होता है? 4 चरणों में संपन्न होता है। ये 4 चरण अपना प्रथम चरण को हम प्रथम प्रक्रम भी कहते हैं। तो यह समतापी प्रसार। और दूसरा द्वितीय चरण या प्रक्रम रुद्धोष्म रूप से प्रसार। इन 2 चरणों में हम क्या करते हैं? प्रसार करते हैं। दोनों चरणों में क्या करते हैं? प्रसार करते हैं। और अंतिम दोनों चरणों में हम संपीड़न करते हैं। तीसरे चरण में क्या होता है? समतापी संपीड़न। चौथे चरण में रुद्धोष्म रूप से संपीड़न। तो इस टॉपिक को हम शुरू करने से पहले कुछ इसके मेन पॉइंट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो इस टॉपिक के अंदर नाम आएगा कार्यकारी पदार्थ। मैं नहीं चाहता आप सभी का डाउट रहे, इसलिए आपको बता देते हैं हम कि कार्यकारी पदार्थ क्या होता है। हम कार्यकारी पदार्थ के रूप में एक सिलेंडर
इस तरह से एक सिलेंडर बनाते हैं। एक सिलेंडर लेते हैं, ये सिलेंडर कौन सा है? पिस्टन युक्त। पिस्टन युक्त एक सिलेंडर लेते हैं। इस तरह से हम एक सिलेंडर लेते हैं और इस सिलेंडर के अंदर आदर्श गैस लेते हैं। आदर्श गैस। तो हमें पूछ लिया जाए कि कार्यकारी पदार्थ क्या है, तो हम बता देंगे कि एक सिलेंडर लेते हैं अपन, कार्यकारी पदार्थ के रूप में एक सिलेंडर काम में लिया जाता है। उसमें आदर्श गैस भरी होती है। उसकी निचली सतह क्या होती है? सुचालक। वह इसकी बाहरी सतह कह सकते हैं या दाएं बाएं सतह कुचालक होती है। कुचालक होती है। यह एक पिस्टन युक्त सिलेंडर है। क्या है ये? कि पिस्टन युक्त सिलेंडर है। तो इसमें क्या होता है? एक सिलेंडर लेते हैं अपन, ये लो जी सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है? आदर्श गैस। आदर्श गैस हम थर्ड लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं कि कार्यकारी पदार्थ के रूप में एक सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर है ये? पिस्टन युक्त। पिस्टन युक्त एक सिलेंडर लेते हैं जिसमें आदर्श गैस भरी होती है। इस सिलेंडर की निचली सतह क्या होती है? सुचालक। व अन्य सभी सतह कुचालक होती है। बस इतना सही है। बड़ा आसानी सा इजी सा टॉपिक है। मैं तो कहता हूं फिजिक्स में इससे आसान कोई टॉपिक है ही नहीं। आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहना ताकि आप इसी टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। मेरे साथ आप नोट्स बनाते रहना। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स चाहिए तो आप मेरे थंबनेल पर मेरे नंबर दिए हुए हैं, उन पर कॉल करके मेरे द्वारा नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट और आता है स्रोत। स्रोत का तात्पर्य भंडार से होता है। स्रोत का तात्पर्य भंडार से होता है और यह एक उच्च ताप की वस्तु है। उच्च ताप T1 केल्विन यहाँ पर ताप का मात्रक है। यह उच्च ताप T1 केल्विन की एक वस्तु होती है और T1 केल्विन की एक वस्तु होती है। इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। ऊष्माधारिता का तात्पर्य ऊष्मा को धारण करने की क्षमता अनंत होती है। और कार्यकारी पदार्थ के द्वारा इससे ऊष्मा को ग्रहण करने पर इसका ताप T1 है वो नियत बना रहता है। क्या होता है? कांस्टेंट, नियत बना रहता है। इसके ताप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2-3 पॉइंट्स है इसके, और इसका डायग्राम बनाते तो हम इस टाइप से बना सकते हैं। ये लो जी T1 केल्विन की वस्तु स्रोत है। इसकी ऊपर वाली सतह सुचालक होती है। इसके अलावा सभी शेष इसकी जो सतह होती है वो क्या होती है? कुचालक। क्या होती है? कुचालक। अब हम तीसरे पॉइंट पर ध्यान देते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी थ्योरी भी अच्छे से कंप्लीट हो सके, और दूसरा
इन बातों के बारे में या इन पॉइंट्स के बारे में जानना अति आवश्यक है, वरना इसे हम स्टार्ट नहीं कर सकते इस टॉपिक को। तो तीसरा है इसके अंदर सिंक। यह भी एक निम्न ताप को हम T2 से दर्शा रहे हैं। T2 केल्विन की वस्तु थी। इस टॉपिक के अंदर हम T2 लिखते हैं, T2 पुट करते हैं तो इसका तात्पर्य सिंक से है। T1 लिखते हैं तो इसका तात्पर्य किससे होगा? T1 का अर्थ स्रोत से होता है। और इसकी भी ऊष्माधारिता अर्थात ऊष्मा को धारण करने की क्षमता अनंत होती है। और कार्यकारी पदार्थ के द्वारा सिंक को ऊष्मा देने पर इसके ताप में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका ताप क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, नियत बना रहता है। इसका डायग्राम भी हम बना लेते हैं। ये लीजिए, इसकी ऊपरी सतह सुचालक होती है और इसकी अन्य सभी सतह क्या होती है? कुचालक होती है। T2 केल्विन की यह वस्तु है जिसको अपन सिंक नाम देते हैं, जिसको अपन सिंक बोलते हैं। चौथा व आखिरी पॉइंट, इसके बाद हम टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक में सिंक, स्रोत, कार्यकारी पदार्थ ऐसे नाम बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए ये बताना अति आवश्यक है। सो गाइस, चौथा टॉपिक हमारा स्टैंड है। स्टैंड एक कुचालक प्लेटफॉर्म होता है, इस टाइप से होता है। ये स्टैंड के बारे में लिखते हैं हम तो यूं लिख सकते हैं कि स्टैंड एक कुचालक प्लेटफॉर्म है। एक कुचालक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है। क्या किया जाता है? रुद्धोष्म प्रसार या संपीड़न किया जाता है। अब हम इन चारों चरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला चरण स्टार्ट करते हैं। प्रथम चरण परिक्रम, या हम इसे समतापी प्रसार भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस सिलेंडर को ये सिलेंडर ये पिस्टन है इसका। इसमें आदर्श गैस भरी हुई है। इस सिलेंडर में क्या है? आदर्श गैस भरी हुई है जिसका आयतन V1 है और इस पर दाब यहां तक P1 है। क्या है? P1। आयतन V1 है, दाब इस पर P1 है और इसका ताप T1 है। हम मान लेते हैं कि माना प्रारंभिक अवस्था सिलेंडर में ये हमने क्या ली हुई है? एक आदर्श गैस ली होती है। इसकी प्रारंभिक अवस्था माना कार्यकारी पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था
ए बिंदु P1 V1 व T1 है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम स्रोत पर रखते हैं। ये लो जी, इसको हमने किस पर रख दिया है, स्रोत पर रख दिया है। जैसे इसको हम स्रोत पर रखते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि समतापी रूप से हमें क्या करना है, प्रसार करना है। नाम से पता चलता है समतापी। ताप को क्या रखना है, नियत, यानी क्या करना हमें, ताप T1 को क्या रखना है, कांस्टेंट, नियत रखते हुए पिस्टन को बाहर की ओर चलने दिया जाता है। पिस्टन को बाहर की ओर चलने दिया जाता है। पिस्टन को हम धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकाते हैं। ये लो जी, ये पिस्टन को हमने क्या कर दिया है, ऊपर की ओर खिसका दिया। जब हम पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसकाते हैं तो इसका दाब धीरे धीरे कम होता जाता है और ये दाब क्या हो जाता है, P2। अवस्था P1 से क्या हो जाता है, P2। और जिस जिस दाब कम होता है वैसे वैसे आयतन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और आयतन क्या हो जाता है, आयतन बढ़कर V2 हो जाता है। आयतन क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। लेकिन हमें एक शर्त ध्यान में रखनी है, ये ताप है, इसको हमें क्या रखना है, नियत। ताप नहीं बढ़ने देना है। क्या नहीं बढ़ने देना है, ताप को नहीं बढ़ने देना है। तो इसमें क्या होता है, ये ग्राफ मैंने पहले से बना रखा है। अवस्था ए, माना कार्यकारी पदार्थ की अवस्था ए P1 V1 T1 है। हम सिलेंडर को स्रोत पर रखते हैं और ताप को नियत रखते हुए सिलेंडर के पिस्टन को बाहर की तरफ चलने दिया जाता है, अर्थात ताप को कम किया जाता है व आयतन को बढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि नई अवस्था B, ताप T1 बराबर T1 नियत बना रहता है, लेकिन दाब P1 से कम होकर P2 हो जाता है, आयतन V1 से बढ़कर V2 हो जाता है। अब क्या करते हैं हम, ये तो हमने पहले चरण के अंदर कितना कार्य किया, एक यह भी बात महत्वपूर्ण है, कार्य कितना किया। तो हम प्रथम चरण में क्या क्या कार्य मान लेते हैं, हमने Q1 ऊष्मा, कार्यकारी पदार्थ ने Q1 ऊष्मा ग्रहण की, स्रोत से कार्यकारी पदार्थ ने Q1 ऊष्मा ग्रहण की। तो Q1 ऊष्मा को हम W1 कार्य से दिखा सकते हैं, जो कि 2.303 nRT log V2/V1 है, V2/V1 है। ये समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब द्वितीय चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण रुद्धोष्म प्रसार। क्या होता है, रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार में हम अवस्था B से अवस्था C पर जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम जो अपना सिलेंडर था उससे स्रोत से हटाकर हम स्टैंड पर रखते हैं
किस पर रखते हैं, स्टैंड पर रख देते हैं। ये लो, हम इसे अपने सिलेंडर को किस पर रखते हैं, स्टैंड पर रखते हैं और रुद्धोत्सम रूप से प्रसार करते हैं। रुद्धोत्सम रूप से प्रसार करते हैं जिससे रुद्धोत्सम रूप से प्रसार करते हैं। पहला काम क्या किया हमने कार्यकारी पदार्थ को स्रोत से हटाकर स्टैंड पर रख दिया, स्टैंड पर रखते हैं। और अवस्था बी, P2 V2 T1 से रुद्धोत्सम रूप से प्रसार करने पर अवस्था बी से C P3 V3 T2 प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं हम, T2 प्राप्त करते हैं। जब इसे स्टैंड पर रखते हैं तो इसके ताप में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या होती है, इसके ताप में कमी हो जाती है। और यह प्रसार हम तब तक करते हैं जब तक अवस्था बी से में अवस्था सी प्राप्त ना हो जाए। तो इसमें किया गया कार्य है रुद्धोत्सम प्रसार में किया गया कार्य मैं यहां पे लिख देता हूं, W2 बराबर R अपॉन गामा माइनस 1 यहां से T1 माइनस T2, यानी द्वितीय चरण में रुद्धोत्सम रूप से प्रसार करते हैं तो उसमें किया गया कार्य क्या होगा, W अपॉन W इक्वल टू R बट्टा गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। अब क्या करना है, हमें तीसरे प्रक्रम में समतापी रूप से संपीड़न करना है। और संपीड़न कहां पर ले जाए करते हैं हम संपीड़न यहां स्टैंड से इसको हटाएंगे और सिंक पर ले जाते हैं। किस पर, सिंक पर रखते हैं। तो लिख देते हैं तृतीय प्रक्रम। इसमें क्या होता है, समतापी संपीड़न। समतापी संपीड़न के अंदर क्या करते हैं हम, पहला कार्य तो हम करते हैं कि इस स्टैंड को इस सिलेंडर को इस स्टैंड से हटाकर हम सिंक पर रखते हैं। किस पर रखते हैं, सिंक पर रखते हैं। स्टैंड से कार्यकारी पदार्थ को हटाकर सिंक पर रखते हैं। सिंक पर रखते हैं और समतापी रूप से संपीड़न करते हैं। और क्या करते हैं, समतापी रूप से तब तक संपीड़न करते हैं जब तक अवस्था सी से डी प्राप्त ना हो। अवस्था सी से डी प्राप्त ना हो। और डी के अंदर क्या होता है, अवस्था डी के अंदर क्या होता है, P4 V4 T4 हमें प्राप्त होती है।
क्या होती है, हमें प्राप्त होती है। तो इसके अंदर किया गया कार्य, इसके अंदर किया गया कार्य यहां पे लिखता हूं मैं, ये समीकरण 2, किया गया कार्य मान लेते हैं W3 तो 2.303 nRT log V2 log क्या होगा यहाँ पे log V4 अपॉन V3 log V4 अपॉन V3, ये समीकरण नंबर 3। चौथे प्रक्रम में इस प्रक्रम में हम क्या करते हैं, इस प्रक्रम में हम सिलेंडर को 6 से उठाते हैं, उठाकर सिलेंडर को 6 से उठाकर स्टैंड पर रखते हैं। किस पर रखते हैं, स्टैंड पर, स्टैंड पर रख देते हैं और रुद्धोष्म रूप से संपीड़न करते हैं, रुद्धोष्म रूप से संपीड़न करते हैं तब तक जब तक कि अवस्था D से A प्राप्त ना हो, D से A प्राप्त ना हो। और इस अवस्था में किया गया कार्य W4 बराबर माइनस R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2 T, हाँ अब क्या करना है, कार्नो चक्कर में इन चारों चरणों में किया गया कार्य, इन चारों चरणों में किया गया कार्य, कुल कार्य निकालना। तो कार्नो चक्र में किया गया कुल कार्य चारों प्रक्रमों में, कार्नो चक्र में किया गया कुल कार्य चारों प्रक्रमों में किया गया कार्य के योग के बराबर होता है। क्या होता है, इन चारों के योग के बराबर होता है। तो इन चारों का हम योग करते हैं, लिख लेते हैं 2.3, W1 का मान क्या हमारे पास 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 प्लस R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। फिर क्या करना है, W3 का मान 2.303 nRT log V4 अपॉन V3, W4 का मान माइनस R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। दूसरे पद से चौथा पद कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो शेष क्या रह जाता है, W बराबर 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 प्लस में 2.303 nRT log V4 अपॉन V3। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 4। एक मित्रों रुद्धोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण होता है T V की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट।
ये क्या है, रुद्धोष्म परक्रम का अवस्था समीकरण। इसी अवस्था समीकरण के आधार पर मैं यहां से मिटा देता हूं। ये 5 नंबर समीकरण हमको चाहिए थी, इसलिए हमने पहले वाली मिटा दी। इस अवस्था समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, T1 V2 गामा माइनस 1 बराबर इस T1 T2 ये कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर T2 V2 भी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट, अर्थात ये दोनों पद बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं T2 V3 गामा माइनस 1, T1 V2 T2 V3 दोनों एक ही वक्र पर स्थित है। ये दोनों बिंदु एक ही वक्र रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ये देख लीजिए, एक ही वक्र पर स्थित है। तो यहां से एक रिलेशन बनता है T1 अपॉन T2 और V3 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। इसी के तर्ज पर हम A और D ये भी एक ही वक्र पर स्थित है, तो लिख सकते हैं कि T1 V1 गामा माइनस 1 बराबर T2 V4 गामा माइनस 1, T1 अपॉन T2 बराबर V4 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। तो ये समीकरण 5, ये समीकरण 6, ये समीकरण 7। समीकरण 6 व 7 में एक कॉमन सी बात आती है कि T1 T2 का अनुपात V3 अपॉन V2 के पावर गामा माइनस 1 के बराबर है, और यहाँ पे भी T1 T2 का अनुपात V4 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इस पावर को हटाने के लिए यहाँ लिख देता हूं मैं T1 अपॉन T2 की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1 बराबर V4 अपॉन V1। इस तरह लिख सकते हैं। इसी को भी हम इसी तरह लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 की पावर गामा माइनस 1 1 बटा V3 अपॉन V2। ये समीकरण 6 और 7 से लिख सकते हैं हम। समीकरण 6 व 7 से लिख सकते हैं हम V2 यहाँ पे V2 V1 V4, ठीक है जी। एक रिलेशन निकल के आता है, वो रिलेशन ये होता है कि V3 अपॉन V2 बराबर होगा V4 अपॉन V1। क्या होगा, ये हमारे पास समीकरण 8 समीकरण 6 और 7 को हल करने पर प्राप्त होता है। देख लीजिए, यहाँ पे V3 अपॉन V2 है, ये इस पद के बराबर है, ये और ये पद बराबर है, तो ये V3 अपॉन V2 यहां लिख दिया, V4 अपॉन V1 यहां लिख दिया। तो यहां पे क्या है, V4 अपॉन V3
V4 अपॉन, इसको हम हल करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि V3 अपॉन V2 बराबर V4 अपॉन V1, ऐसे लिख सकते हैं। इस V1 को ऊपर ले जाएंगे V3 की जगह, V2 की सेम कंडीशन रखेंगे, और इस V3 को नीचे ले जाएंगे, V4 को ऊपर की तरफ रखेंगे। तो V4 अपॉन V3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2 लिख सकते हैं। तो हमारी समीकरण क्या हो गई, ये समीकरण 8, इसको नाम दे देते हैं, समीकरण 8 होगी। समीकरण 8 व समीकरण 5 से, या समीकरण 8 का मान समीकरण 5 में रखने पर क्या आएगा, W बराबर 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ये पद सेम का सेम रख दिया हमने। करना क्या है, V4 अपॉन V3 है, उसकी जगह V1 अपॉन V2 लिखना है। क्या लिखना है, V4 अपॉन V3 की जगह V1 अपॉन V2 लिखना है, प्लस 2.303 nRT log क्या आएगा, V1 अपॉन V2। एक रिलेशन होता है दोस्तों, log A बटा log B, log A बटा log B। इसको हम पलट कर लिखते हैं तो माइनस आ जाता है log B अपॉन log A, क्या आ जाता है, माइनस। तो यहाँ पे V1 अपॉन V2 है तो लिख देते हैं, यह पद सेम का सेम log V2 अपॉन V1, यहाँ पे माइनस आ जाता है 2.303 nRT। माइनस क्यों आया, V1 अपॉन V2 को हमने पलट दिया है, यहाँ पे क्या किया है, log V2 अपॉन V1। फिर इनमें से जो कॉमन है उनको हम बाहर लिख देते हैं, 2.303 nRT, यह पद और यह पद कॉमन है, इसको हमने बाहर ले लिया है। और यहाँ पे log V2 अपॉन log V2, इसमें एक T1 है, ये T2 है, ये T1 है, ये T2 है, तो क्या आ जाएगा, nRT T1 माइनस T2 log V2 अपॉन V1, जो कि W बराबर में Q1 माइनस Q2 बराबर 2.303 nRT T1 माइनस T2 log V2 अपॉन V1। कार्नो चक्र में किया गया कुल कार्य है, कार्नो चक्र में किया गया कुल कार्य है। कार्नो चक्र में किया गया कुल कार्य, ये अपना कार्नो चक्र वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके अंदर लिख देते हैं, जहां n क्या है, ये n मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या है, मोलों की संख्या, r गैस नियतांक, गैस
नियतांक और T1 व T2 सिंक व स्रोत के ताप है। एक कार्नो इंजन की दक्षता। नेक्स्ट टॉपिक कार्नो इंजन के अंदर ही है, यहां पे लिखते हैं कार्नो इंजन की दक्षता। कार्नो इंजन की दक्षता। कार्नो इंजन की दक्षता। तो कार्नो इंजन की दक्षता के लिए हम किया गया कार्य व अवशोषित ऊष्मा को क्या कहते हैं? कार्नो इंजन की दक्षता। दोस्तों, कार्नो इंजन की दक्षता को हम नीटा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? नीटा से दर्शाते हैं। और नीटा बराबर क्या होता है? किया गया कार्य बटा अवशोषित ऊष्मा। अवशोषित ऊष्मा। किया गया कार्य, कार्नो इंजन में कितना कार्य किया गया था? कार्नो इंजन में Q1 माइनस Q2 कार्य किया गया था। Q1 माइनस Q2 कार्य किया गया था। अवशोषित ऊष्मा, ये लो जी, Q1 अवशोषित ऊष्मा है, या हम यूं भी कह सकते हैं, थोड़ा सा इसे हट के लिख लेते हैं। किया गया कार्य W, अवशोषित ऊष्मा Q1 है, और W का मान क्या है? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसे थोड़ा सा और सरल करते हैं तो लिख सकते हैं Q1 का मान क्या था? 2.303 nRT1 log V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1। फिर क्या था? माइनस 2.303 nRT2 log V2 अपॉन V1। हमने क्या किया है? इस पद को कॉमन ले लिया है। 2.303 nRT1 माइनस T2 log V2 अपॉन V1। और इस पूरे पद के नीचे क्या है? भाग में क्या है? Q1 का मान। Q1 का मान क्या होगा? थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं ताकि समझ। Q1 का मान लिखते हैं। Q2 का मान क्या होगा? माइनस 2.303 nRT2 log V2 अपॉन V1। और इन सभी के बट्टे में क्या है? Q1 का मान क्या है? ये Q1 का मान है, ये Q2 का मान है। तो 2.303 nRT1 log V2 अपॉन V1। इस पद को हम कॉमन लेकर इस पद से काट देते हैं, कैंसिल करते हैं। तो ये लिख लीजिए 2.303 nRT1 माइनस T2 log V2 अपॉन V1 बटे में 2.303 nRT1 log V2 अपॉन V1। देख लीजिए, इस पद से ये पूरे का पूरा ये पद कैंसिल होता है, इस पद से ये पूरे का पूरा ये पद कैंसिल होता है। तो शेष क्या रह जाता है? नीटा बराबर T1 माइनस T2 अपॉन T1 बच जाता है। क्या बच जाता है? T1 माइनस T2 अपॉन T1 बच जाता है। इसको हम थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? नीटा इजकल टू इस T में इसका T1 अपॉन
इसमें भाग दे देते हैं तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 आ जाता है। ये कार्बोजन की दक्षता है। ये क्या है? कार्बोजन की दक्षता है। तो कार्बोजन की दक्षता की निर्भरता, कार्बोजन की दक्षता की निर्भरता मैं यहां पे लिख देता हूं। कार्नो इंजन की दक्षता की निर्भरता, निर्भरता एक तो मैं आपको बता देता हूं कि कार्बोजन की पहली जो निर्भरता है वह ताप पर निर्भर करता है। सिंक, ये देख लीजिए 1 माइनस T2 अपॉन T1, यानी पहली जो कंडीशन है वो समीकरण को देखकर, ये समीकरण हम इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, इसको हम 2 नंबर दे देते हैं। इस दूसरे समीकरण को देखते ही हमें पता चलता है कि कार्नो इंजन की दक्षता, इसकी दक्षता, इसकी निर्भरता, कार्नो इंजन की दक्षता या दक्षता की निर्भरता स्रोत व सिंक, यानी स्रोत T1 सिंक T2 पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है, न कि ये कार्यकारी पदार्थ पर, ये कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। यह स्रोत व सिंक के ताप पर निर्भर करती है। दूसरी निर्भरता क्या आती है? दूसरी निर्भरता यह आती है कि इसकी दूसरी निर्भरता यह आती है कि जब T1 और T1 को हम नियत करते हैं, T1 को हम क्या करते हैं? नियत, T1 को हम नियत कर दें और T2 को हम T1 को हम क्या कर देते हैं? नियत कर देते हैं और T2 को हम कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? T1 क्या है? स्रोत के ताप को नियत करके सिंक के ताप को कम कर दिया जाता है, तो नीटा यानी कार्नो इंजन की दक्षता में वृद्धि होती है। इसका हम अपोजिट भी लिख सकते हैं। T2 को हम नियत कर देते हैं, T2 को हम क्या कर देते हैं? नियत कर देते हैं और T1 को हम बढ़ा देते हैं, तब भी कार्नो इंजन की दक्षता में वृद्धि होती है, तब भी कार्नो इंजन की दक्षता में वृद्धि होती है। ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट कहता है कि T1 कार्नो इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकती। अगर ऐसा किया जाए 100%, कार्नो इंजन की दक्षता को 100% करने के लिए हमें T1 का मान अनंत और T2 का मान 0 चाहिए। एक बार फिर से समझा देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्नो इंजन की दक्षता इन 4 बातों पर निर्भर करती है, पहले कार्नो इंजन की दक्षता स्रोत व सिंक के ताप पर निर्भर करती है। यह इन दोनों पर निर्भर करती है, न कि कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। दूसरा, T1 को नियत रखा जाए, यानी स्रोत को हम नियत रखा जाए और T2
जो कि सिंक है कि ताप में उतनी ही कमी कर दी जाए, ताप में कमी कर दें तो ये क्या है, नीटा अर्थात दक्षता में वृद्धि होती है। इसी के ठीक जस्ट विपरीत करें, T2 को नियत कर देंगे, यानी सिंक को नियत करके स्रोत के ताप में वृद्धि कर दें तो भी कार्नो इंजन की दक्षता में वृद्धि होती है। या फिर चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं कि कार्नो इंजन की दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसके लिए हमें T1 बराबर अनंत चाहिए और T2 बराबर 0 चाहिए, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है, असंभव है, जो कि संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। एक पॉइंट और कर देते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। एक मैं आपको थोड़ा सा रिलेशन बता देता हूं, फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं। नीटा बराबर T1 माइनस T2 अपॉन T2। T1 इसको हम ऐसे लिखा था, T1 में T1 का भाग, T2 में T1 का भाग, फिर हम क्या करते हैं, 1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 व T2 का अनुपात, T1 व T2 का अनुपात 1 माइनस रो की पावर 1 माइनस इसका क्या रिलेशन होता है, इसका 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1 होता है, गामा माइनस 1 होता है। आप सभी लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।